फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारी मनोविकार पैदा होते जा रहे हैं और लोग अवेयर हो रहे हैं। तो ऐसा ही एक मनोविकार है ऑटिज्म। ऑटिज्म को एसडी भी कहते हैं, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक मनोविकार है, डेवलपमेंटल स्टेज में होने वाला विकार है, बचपन से ही हो जाता है बच्चों में। और इससे पीड़ित बच्चों में या वयस्कों में तीन लक्षण मुख्यतः देखे जाते हैं। पहला वाला है कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आना। दूसरा जो लक्षण होता है वो है खुद को व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी खुद की कोई भी अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त नहीं कर पाते। एंड थर्ड है दूसरों के व्यवहार को और उनकी अभिव्यक्ति को भी ये समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। तो ये तीन इनके मुख्य लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त इससे पीड़ित बच्चे हों या वयस्क हों, ये असामान्य रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा बिहेवियर होता है इनका जिसको ये बार बार रिपीटेटिव वे में करने लगते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये ऑटिज्म जो है तीन प्रकारों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहले प्रकार जो है वो है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। इस ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में जो है जो बच्चे होते हैं, जो इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, ये भाषा में इनकी दिक्कत आती है, सामाजिक और संचार चुनौतियों का ये सामना करते हैं, यानी कि ये प्रॉपर नहीं कर पाते, सामाजिक कौशल नहीं होते और जो है संचार से संबंधित मतलब बातचीत करने में और कई ऐसी जिनमें कम्युनिकेशन से संबंधित एक्टिविटीज़ होती है, इन सब में इनको प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रकार जो है इनकी है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ये ऑटिस्टिक की तुलना में थोड़ा इसके लक्षण कम पाए जाते हैं, कम डिग्री के होते हैं। और तीसरी जो प्रकार होती है वो एस्परगर सिंड्रोम होता है। इसमें ऑब्वियसली इसकी तुलना में भी जो नंबर 2 है, यानी कि परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, इसकी तुलना में भी इसके लक्षण कम होते हैं, हल्के होते हैं। लेकिन इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो असामान्य व्यवहार करते हैं। तो ये तीन प्रकार इसके होते हैं। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, जिन भी बच्चों में ये होता है तो इनकी क्या क्या लक्षण हैं, आप अपने घरों में जो बच्चे होते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि जो ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, जनरली अगर इनको आवाज़ देते हैं, चाहे इनकी माँ दे या फैमिली का कोई और मेंबर भी दे, तो ये कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। जिस दिशा से आवाज़ दी जाती है उस दिशा की तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, या जो भी व्यक्ति होता है उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। नंबर 2, ये उन बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते जो सामान्य बच्चे होते हैं, यानी कि ना ये खेलते हैं ना ये मित्रता करते हैं। तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर इनका होता है। तीसरी नंबर की जो कंडीशन है वो ये है कि ये बच्चे जो है आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करते। मतलब अगर आप इन्हें बुलाओगे तो भी ये आपकी तरफ नहीं देखेंगे, ये आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, बहुत देर तक अपने आप में ही मगन रहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि अपने आप में ध्यान देना, अटेंशन अपने आप की तरफ ही ध्यान देंगे। तो ये आई कांटेक्ट से बचते हैं। नंबर 4, ऐसे बच्चों का जो जीवन है वो थोड़ा नीरस सा लगता है, कोई उछाव सा नहीं होता, कोई एक तरह से देखा जाए तो एनर्जेटिक लाइफ नहीं होती, और ये रोबोटिक तरीके से अपने जीवन में कार्य करते हैं, जैसे रोबोट करता है वैसे रोबोटिक अंदाज में करने लगते हैं। ये बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, और किसी विशेष व्यवहार हो गया, कोई भी तरह का व्यवहार हो गया, उसको रेपिटेटिव बिहेवियर में करेंगे, जैसे हाथ यूँ चलाना होगा, यूँ चलाना होगा, यूँ हो गया, यूँ हो गया। तो इस तरह की रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ ये बच्चे ऑटिज्म वाले करते हैं, और ये इन बच्चों में जो है थोड़ा उत्तेजना पाई जाती है, गुस्सा पाया जाता है, तो ये छोटी छोटी बातों में ये चिढ़ जाते हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसके मेन कारण है जेनेटिकल एंड एनवायरमेंटल। तो जेनेटिकल तो जिन बच्चों के पेरेंट्स में थोड़ा बहुत भी इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं तो उनकी में ये चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके में देखे जा सकते हैं। और जहाँ तक एनवायरमेंटल रीजंस की बात करें या कॉजेस की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन जो कि गर्भावस्था के दौरान होता है, बच्चा माँ के पेट में होता है, उस दौरान वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरण जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम होता है उसकी वजह से भी ये देखा गया है।
मेटाबॉलिक असंतुलन की स्थिति में भी ये हो जाता है। लगातार तनाव और नकारात्मक जो माहौल होता है उसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो ऑटिज्म अपने आप में एक ऐसा मनोविकार है जो बच्चों में जन्म से ही होता है और वयस्क अवस्था तक पूरे जीवन भर होता है, ये चलता रहता है। इसके लक्षणों में कमी की जा सकती है। ये एक प्रकार की विकलांगता है। ये इसको हम ये कहें कि ये बीमारी है, जैसे कि और बीमारियां होती है ठीक हो जाएगी, तो ये स्थिति नहीं है। इसके लक्षणों को कम करके उन बच्चों को जीवन जीने के योग्य बनाया जा सकता है। सामान्य बच्चों की तरह वो रह सकते हैं। इसको पूरी तरह ये खत्म नहीं होती है। तो ये लक्षण तो न्यूनाधिक मात्रा में, यानी कि कम या ज़्यादा मात्रा में रहते ही हैं। हम इन लक्षणों को कम कर सकते हैं। एंड इसमें मोस्टली तो जो है साइकोथेरेपी दी जाती है। और इस साइकोथेरेपी में अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। उसमें व्यवहार के तरीके बताए जाते हैं, किस तरह की जाती है। स्पीच थेरेपी इसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरेपी होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे भाषा में या संचार में, इस तरह की कम्युनिकेशन में थोड़े से सामान्य स्थिति में होते हैं। तो इनको कम्युनिकेट करने के लिए स्पीच थेरेपी ज़रूरी होती है, या कम्युनिकेशन करने के लिए, सिखाने के लिए स्पीच थेरेपी ज़रूरी होती है। तो ये स्पीच थेरेपी जो है चित्रों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, इशारों के माध्यम से ऐसे बच्चों को सिखाई जाती है और ट्रेंड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और स्पीच थेरेपिस्ट इसको जब तक उनको ज़रूरी लगता है तब तक बच्चों के साथ इसमें सेशन लिए जाते हैं और किया जाता है। इसके अलावा अप्लाइड थेरेपी जो है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में भी इसमें दिया जाता है। इसमें मोस्टली होता क्या है कि जिन बच्चों में क्रोध होता है या उत्तेजना होती है, तो इनमें जो है क्रोध को मैनेज करना सिखाया जाता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को आराम की सख्त ज़रूरत होती है, तो उनको आराम करने के लिए रिलैक्सेशन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा उनको मेडिटेशन की और कोशिश की जाती है कि वो मेडिटेशन कर पाएँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। और मेडिसिन तो साइकियाट्रिस्ट रिकमेंड करते ही हैं, पर इसमें साइकोथेरेपी ज़्यादा जो है बच्चे में सुधार ला पाती है। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ऑटिज्म जो है एक विकलांगता की स्थिति है और इसमें सुधार किया जा सकता है। बच्चा एक सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन उसके साथ काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ऑटिज्म अपने आप में एक मानसिक विकार है और इसको ठीक करने के लिए पूरे घर के माहौल को ठीक करना ज़रूरी होता है। पेरेंट्स को थोड़ा हार्ड वर्क करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह हम ऑटिज्म को थोड़ा ठीक कंडीशन में ला सकते हैं। बच्चों के जो भी बच्चे होते हैं घर में इस तरह के हो जाते हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है और इसके कारण बहुत सारे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए जिन बच्चों को ये हो जाता है। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड ये भी बताएं कि किसी के घर में अगर कोई बच्चा है तो वो क्या कर रहा है, किस तरह की साइकोथेरेपी देना चाहता है, और अगर उनके बच्चे घर में हैं तो किस तरह की एक्टिविटीज़ वो जनरली करते हैं। अगर कोई कमेंट करता है, किसी तरह की जानकारी चाहता है, तो वो ज़रूर मुझसे बात कमेंट कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका सॉल्यूशन देने की। मेरा आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।